हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज हम 2003 को देखेंगे और यहाँ पर हम जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जिन कॉन्सेप्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि कामयाबी का एक रास्ता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होकर जाता है। किसी भी आयोग की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूरी हो जाता है पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, देन आपको माइंड सेटअप हो जाएगा, तब आप उसके मॉक टेस्ट और उसके अदर से प्रिपरेशन करें। और अगर आप यहाँ पर हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको आपकी कंप्लीट तैयारी उसमें आपकी हो जाएगी समय रहते हुए। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो चैनल ग्रो होता है। क्योंकि इस चैनल का एक ही पर्पज है, उन लोगों तक वीडियो पहुंचाना जो परचेज कोर्स नहीं ले सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कराना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है एबीसी विश्लेषण। एबीसी विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है: अनुपात विश्लेषण के लिए, बजटन के लिए, स्कंद के लिए, या विक्रय बस्टिंग के लिए। तो ये किया जाता है स्कंद, मतलब स्टॉक कंट्रोल के लिए किया जाता है। एबीसी भी इसमें ही किया जाता है, और साथ में क्या किया जाता है आपका लीफो, लीफो फीफो, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इनका भी डिस्कस। ये भी क्या है, ये भी आपकी स्टॉक को नियंत्रण करने की ही क्या है, ये आपकी टेक्निक है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में कौन सी इंपॉर्टेंट है आपकी, हीफो। इनको हम डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पूरी डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपके लिए वीडियो इस पर स्पेशल बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर है, आयकर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, प्रतिगामी कर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो देखिए, ये होता है आपका प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए समझिए, प्रत्यक्ष क्या होगा, जो आपको डायरेक्टली आप इसको दूसरे पर नहीं टाल सकते, आपको ये देना ही देना है, जो कि आपकी इनकम इनकम पर लग रहा है। आपकी इनकम में आपको ही पे करना है। लेकिन इनडायरेक्ट होता है, जैसे आपको कुछ प्रोडक्ट आप खरीद कर लाए और वहां पर आपको उस प्रोडक्ट पर आप जरूरी है टैक्स आप दें, आपका भाई भी दे सकता है जो उस प्रोडक्ट को खरीद कर ला रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका प्रत्यक्ष कर आपका होता है। आयकर क्या होता है, ये होता है आपकी आय पर लगने वाला कर, ये प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करदाता की सकल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? तो करदाता की हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू अराइव एट द ग्रॉस इनकम ऑफ द टैक्स पेयर? तो ये होते हैं आपके 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करदाता की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, निश्चित रूप से बदलेगी, नहीं बदलेगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बदल सकती है, ऐसा नहीं है कि बदलेगी बदलेगी, हो सकता है बदल जाए, तो बदल सकती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, एक होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट्स मतलब संपत्ति बराबर होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, या हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा आपका संपत्ति होती है, संपत्ति इजिकल टू पूंजी और प्लस दायित्व है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? आंसर 3 करेक्ट होगा। यहाँ पर प्लस लगा लेना, इसको प्लस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 जनवरी खंड को संतंत्र में एक मशीन का मूल्य 80,000 रुपये था। सिंपल है, खंड को छोड़ दो तो आप 1 जनवरी को जो आपका संयंत्र था, संतंत्र नहीं संयंत्र था, ये जैसा प्रिंटेड किया हुआ है, टीम भी ऐसा ही प्रिंटेड कर देती है। ये ऐसा ही दिया हुआ है, ये है यंत्र। क्या आएगा ये आपका? यंत्र एवं मशीन का मूल्य 80,000 रुपये था। और 2005 को, दिसंबर 2005 में, इसका मतलब कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं ये। इसका मूल्य कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। और 10,000 रुपए की वर्ष के दौरान 10,000 रुपए का हिरास भी अपलिखित हुआ है। तो बताइए इसका परिणाम क्या होगा? तो देखिए, अगर आप मशीन अकाउंट बनाते हैं, मशीन का कोई भी एसेट अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है? डेबिट साइड से शुरू होता है। वो कहाँ से शुरू होता है? डेबिट साइड से शुरू होता है। और टू बैलेंस बीडी,
टू बैलेंस बीडी। तो बीडी कितना दिया है यहाँ पर आपको, बैलेंस दिया हुआ है मशीन का, जो साल के शुरू में था वो था आपका 80,000 रुपये का। ठीक है, ये वो था 80,000 रुपये का। इसी के साथ कॉलम बना लेते हैं कैश का भी, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो लोग कैश का भी कॉलम बना लेते हैं, दो साइड बना लेते हैं, एक आपका डेबिट है और आपका क्रेडिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे, 80,000 रुपये की क्या थी, आपकी मशीन थी। और ये बैलेंस जो आपका दिया हुआ है इधर, ये दिया हुआ है आपका बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब साल के लास्ट में, तो लास्ट में कितना था, 1,20,000 रुपये का था। ठीक है, एसेट जब भी बढ़ेगी तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट। अब यहाँ पर ह्रास हुआ है मतलब डेप्रिसिएशन हुआ तो मशीन कट गई, तो इधर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 10,000 रुपये, क्रेडिट साइड में आ गया 10,000 रुपये। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ज्यादा जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड का आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1,30,000, 1,30,000। और यू नो वेरी वेल कि इधर भी 1,30,000 ही होगा। अब आप देखिए इधर तो है 1,30,000, इधर है 80,000, इसका मतलब 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने मशीन खरीदी भी है। तो खरीदी है तो इसको क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। जब खरीदते हैं तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्या कर लिया है आपने, परचेज किया है, मशीन को खरीदा है। और जब आपने खरीदा है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, जब आपने इसको खरीदा है तो पैसा बाहर गया होगा। पैसा बाहर गया होगा तो इसको बोलते हैं उपयोग, यूज। तो आपने कोसों का क्या कर लिया है, उपयोग कर लिया है, पैसा बाहर गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोसों का उपयोग 50,000 रुपये। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोस ये है आपका फंड फ्लो से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंश प्रीमियम, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है अगर आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो उस वक्त उस जो मिलता है सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको हम बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट में, तो कहाँ सॉरी, इसको जो कहाँ दिखाया जाता है ये पूछा है, तो इसको कहाँ दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है आपकी बैलेंस शीट में, इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और बैलेंस शीट में भी कहाँ पर दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में, लाइबिलिटी साइड में। कंपनी की लाइबिलिटी की बात करें तो वो दो साइड होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और एक होता है एसेट साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड होता है और उसमें दिखाया जाता है आपका शेयर प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया जाता है। तो इतना आपसे खैर डीपली नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कहाँ दिखाते हैं, तो वो आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में अगर आप मान लेते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, तो इसका परिणाम होगा कि यहाँ पर आपका गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा, एक्युमुलेशन नहीं, इसको बोलेंगे सीक्रेट रिजर्व। इसको मैं रिजर्व कर देता हूँ। तो मैंने ये आपका सीक्रेट रिजर्व कर दिया है, गुप्त संचय मतलब सीक्रेट रिजर्व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई खास नहीं था ये। संगठनात्मक चार्टों के प्रकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है। जो संगठनात्मक चार्ट होते हैं उसमें क्या नहीं होता है, त्रिकोणीय चार्ट नहीं होता है, लंबवत चार्ट नहीं होता है, समतुल्य नहीं होता, वर्गाकार नहीं होता है। तो सही आंसर होगा आपका त्रिकोणीय चार्ट। त्रिकोणीय चार्ट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। त्रिकोणीय चार्ट मतलब फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रण विस्तार संबंधित है, स्पान ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है, कंट्रोलिंग ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो फंक्शन है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग उससे संबंधित है, या एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटेंशन से है, या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन से है। तो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग संस्था के विस्तार से संबंधित है, या संगठन की प्रक्रिया से संबंधित है, या चयन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आंसर दिया हुआ है इसका प्रबंध की नियंत्रण से संबंधित है, क्योंकि वो क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल में क्या है, वैसे स्पान ऑफ कंट्रोल का मीन्स क्या है, तो इसका कंट्रोल का मीन्स होता है कि इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से एक जो प्रबंधक होता है वो अपने कितनी सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है, वो होता है। या ऐसे समझ लीजिए, एक ये आपका मैनेजर है और इसके अंडर कितने सबॉर्डिनेट इफेक्टिवली कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या दिया, प्रबंध के नियंत्रण से। तो प्रबंध के नियंत्रण से, क्योंकि कौन करता है, मैनेजर नियंत्रण करता है, इन सबको कंट्रोल करता है। वैसे अगर इसको देखें कि ये आता कहाँ पर के, तो देखिए स्पान ऑफ कंट्रोल जो आता है
स्पान ऑफ कंट्रोल जो आता है वो आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है ये। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑर्गेनाइजेशन, देखिए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या जाना चाहिए? देखो वैसे तो ये दिया था आयोग ने, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में ही हम एक हेड इसमें आता है, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पाम ऑफ मैनेजमेंट की बात होती है कि आखिर एक जो मैनेजर है वो कितने बंदों को कंट्रोल कर सकता है, कितने उसके अंदर हमें रखने हैं, एक मैनेजर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट रखने हैं। तो ये आप क्या कर रहे हो, कितने क्या करना है, किसके अंडर में क्या रखना है, ये सब आप ऑर्गेनाइजिंग तो कर रहे हो। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए? ऑर्गेनाइजिंग आना चाहिए। अब यही तो प्रॉब्लम होती है कि मार्केट में ये अब आंसर क्या दिया, मार्केट में जो अधिकतर आपको मिलेंगे वो गलत आंसर के मिलते हैं। अगर इनको ध्यान ना देकर अगर मैं सोच जाऊं ना कि जल्दी जल्दी बस पढ़ाता चला जाऊं, क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर दे दूं, तो प्रॉब्लम यही आती है कि आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। और काफी बार फिर बाद में कमेंट भी आते हैं कि सर इसका आंसर ये था। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आप भी एक ध्यान से पढ़ें, अगर आप मार्केट से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं तो उनका जरूर आप देख लें, देख लें कि ऑथेंटिक है या नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर अग्रता एवं पश्चता विधि संबंधित है। तो लीड एंड फॉरवर्ड मेथड इज रिलेटेड टू प्लानिंग टेक्निक से, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक, या कंट्रोल टेक्निक, या फोरकास्टिंग टेक्निक से। तो देखिए ये होगी आपकी नियंत्रण तकनीक से, कंट्रोलिंग से संबंधित होगी। क्यों संबंधित होगी ये कंट्रोलिंग से? ये कंट्रोलिंग से इसलिए संबंधित होगी क्योंकि देखिए अग्रता और पछता, पहले तो अग्रता मतलब आगे देखा जाता है और पीछे भी देखा जाता है, कंट्रोलिंग में देखा जाता है। ये क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग को कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। जो आपने प्लान किया था वो तो बैक में हो गया, वो तो पछता हो गया पीछे, जिसको आप पीछे छोड़कर आ रहे हैं वो तो हो गया पछता। और अग्रता मतलब जो आगे हुआ है। तो इन दोनों में कंपैरिजन की जाती है कि काम जितना हमने सोचा था उतना काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो कंट्रोलिंग है इससे रिलेटेड होता है आपका अग्रता एवं पछितता। तो सही आंसर आपका 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सोपान श्रृंखला स्केलर चैन का सिद्धांत दिया था। तो स्केलर चैन किसने दिया था? किम्बल ने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था, या लॉरेंस एप्पले ने दिया था, या जॉर्ज टेरी ने दिया था? तो सही आंसर होगा आपका हेनरी फ्योल ने दिया था। इन्होंने क्या दिए थे? 14 प्रिंसिपल दिए थे, और इन्हीं को मैनेजमेंट का फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न इनको फादर फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। और इन्होंने इन्हीं ने नहीं दिया था आपका, इन्होंने ही दिया था स्केलर चैन। स्केलर चैन क्या था? इन्होंने कहा था कि देखिए जो एम्प्लॉय होता हमारे जो कम्युनिकेशन का, इन्होंने एक वे बताया था कि आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करना है। मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी, और इधर है आपका डी ई और एफ था, एफ ये है आपका। ठीक है, ए को बात पहुंचानी है, किसको इन्फॉर्मेशन देनी है? ई को। तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर सब अपने ऊपर वाले को ए को, बी को इन्फॉर्मेशन देगा, बी सी को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर वो डी को पहुंचाएगा, और तब जाकर यहाँ पर ई और एफ ऐसे पहुंचेगी। लेकिन ये थी इनकी सोपान श्रृंखला। तो इन्होंने कम्युनिकेशन का वे बताया था कि किस तरह से एक वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए। बट इन्होंने एक यहीं पर दिया था जिसका नाम है गैंग प्लंक। गैंग प्लग में इन्होंने कहा था कि अगर सीई को कोई इमरजेंसी है, जल्दी से बात करनी है, जल्दी से इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो डायरेक्ट भी इंफॉर्मेशन बी को दे सकता है या बी ई को दे सकता है डायरेक्ट। इसको उन्होंने कहा था गैंग प्लंग। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व संबंधित है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी किससे संबंधित होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सोल प्रोप्राइटरशिप से, या चैरिटेबल ट्रस्ट से? देखिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकल स्वामित्व है, उससे संबंधित होता है, क्योंकि एक अकेला व्यापार करने वाला होता है, उसकी कोई लाइबिलिटी की सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? आपको बताना है कौन सा समीकरण सही है। तो कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, या कीमत प्रभाव बराबर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव माइनस आय प्रभाव, या कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव इंटू प्रतिस्थापन प्रभाव? तो सही आंसर होगा आपका 3। कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव इंटू इंटू प्रतिस्थापन
प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, या उत्पादन के सभी क्षेत्रों में। उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में ये नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों की अवस्थाएं हैं 1, 3, 4 या 5। तो ये होती हैं आपकी 3। परिवर्तनशील अनुपातों की अवस्थाएं कितनी है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 इनमें भूनिष्ठ पूछ रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं इनमें? द बेस, बेस नहीं, इनमें पूछ रहे हैं आपसे मोड। क्या पूछ रहे हैं इसमें? मोड पूछ रहे हैं, भूयिष्ठ पूछ रहे हैं। मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। तो यहाँ मोड क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि नहीं होती है? कार्यशील पूंजी में तो देखिए, कार्यशील पूंजी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल बराबर होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें देखिए, अगर कैपिट आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी, अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी तो आपकी देखिए वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, या फिर दूसरी ये है कि आपकी वर्किंग करंट लायबिलिटी कम हो जानी चाहिए, या तो ये बढ़नी चाहिए और ये कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इससे वृद्धि नहीं होती है। तो देखते हैं। देखिए, चल संपत्ति में वृद्धि होने पर, अगर चल संपत्ति मतलब करंट एसेट बढ़ेगी तो बिल्कुल होगी इससे तो वृद्धि। चल दायित्व में कमी होने पर बिल्कुल, ये भी मैंने कहा है, होगी इससे तो कमी होती है। तो चल संपत्ति में कमी होने पर, अगर चल संपत्ति में कमी हो गई तो देखो ये उल्टा हो गया ना। मैंने जबकि इसे ऐसा निशान नहीं लगाया, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, मतलब करंट एसेट में, करंट मतलब चल संपत्ति में कमी होनी चाहिए। तो चल चल संपत्ति में यहाँ कमी ऐसा नहीं है कि होने पर ही वृद्धि होगी, तो और वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर आपका 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है? आयव्यय खाता आरंभ होता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है, लाभ हानि खाता होता है, या वसूली खाता होता है? देखिए, अगर हम देखें वसूली खाता तो यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर की जाती हैं। अगर लाभ हानि खाता देखें तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता है या ग्रॉस लॉस से शुरू होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता देखें तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता ये जो होता है ये आपकी कैश अकाउंट की तरह होता है। और अगर देखें यहाँ पर आयव्यय खाता, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन इसको कौन बनाते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। एनपीओ इसको बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर क्या छोड़ा था मैंने? कैश बताकर छोड़ दिया था। तो कैश अकाउंट की तरह कौन सा होता है? ये होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसका मतलब आंसर आपका 2 ही सही होगा, क्योंकि यही शुरू होता है किससे? इससे प्रारंभिक शेष से शुरू होता है, बैलेंस बीडी पर। ये किससे शुरू होता है? टू बैलेंस बीडी से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बेचे गए माल की कीमत कितनी है? 1,20,000। सकल हानि हो गई है 25%। तो विक्रय की राशि क्या होगी? अब आप देखिए, 1,20,000 का आपने कोई माल बनाया, उसका 25% मतलब इसका चौथा 1/4, इसका 1/4 तो कितना? 30,000। तो 30,000 के आप लॉस पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 90,000 में बेच दोगे। तो 90,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो अगर आपका भी आंसर आ रहा है 90,000, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत होगा। अब गलत क्यों होगा? देखिए, याद रखना, इसने कहा है विक्रय का 25%, और मैंने किसका निकाल दिया है? लागत का 25%। जबकि ऐसा नहीं है, हमें विक्रय का निकालना है 25%। तो मैंने आपको बताया है कि देखिए, अगर आपको ये हानि दी हुई है, खैर इसको मैं सिंपल मेथड से भी करा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर विक्रय, मान लेते हैं, माना विक्रय मतलब लेट सेल्स इज एक्स। माना जो आपका विक्रय है, मान लेते हैं विक्रय को, विक्रय होगा आपका एक्स। तो यहाँ पर हमें हानि देखनी है, मतलब लॉस देखना है। तो हानि कितनी है? इसका 25%, इसका मतलब एक्स अपॉन 4। अब आप देखिए, कोई चीज आप, अब इसे कितने में बेच, आपने कितने में इसको बनाया होगा, इसकी लागत कितनी होगी? भाई आपने एक्स में बेचा है, वो भी हानि लेकर, इसका मतलब बनाया ज्यादा होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे आप। तो लागत कितनी आएगी आपकी? तो देखिए, लागत आ जाएगी माय डियर यहाँ पर एक्स प्लस एक्स अपॉन 4, इसका मतलब ये आ जाएगी 5x अपॉन 4।
तो ये आ जाएगी आपकी लागत। बट यहाँ पर लागत कितनी दी हुई है, 1,20,000, तो हम इसके इक्वल रख लेते हैं जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते थे। 5x/4 इज इक्वल टू 1/20। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो समझ जाना आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो हमने माना था। क्या माना था हमने विक्रय माना था, तो विक्रय की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जो अपोन में है, दूसरी साइड कहाँ पर चला जाता है, वो चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और अपॉन जो आपका 5 है वो चला जाएगा आपका अपॉन में। अब इसको कट कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 24, और 24 चौक 96, ये हो जाएगा 96,000। तो 96,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा। ठीक, सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। कैसे आया ये, हमने विक्रय को मान लिया। विक्रय ही क्यों माना हमने, क्योंकि विक्रय दिया ना था, और हानि विक्रय पर ही निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम अंश आवेदन की राशि कितनी होती है, तो देखिए उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पर तो 5% थी। उस टाइम कितनी थी, 5% थी। लेकिन अब सेबी क्या कहता है, अब सेबी इसको कहता है कि अब आपको कितनी करनी है, 25% राशि होनी चाहिए। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, 25% होनी चाहिए। किसका, इशू प्राइस का, मतलब जितने में आप शेयर इशू कर रहे हो, 100 रुपए का आपका शेयर है, तो उसका 25% आपको मांगना पड़ेगा, किस पर, आवेदन पर, एप्लीकेशन पर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूल लागत 50,000 रुपये है, कारखाना लागत 70,000 रुपये हो, तो कारखाना व्यय, कारखाना ऊपरी व्यय का 50% हो, तो उत्पादन लागत क्या होगी। देखिए उत्पादन की लागत क्या होगी, उत्पादन लागत आपको देखना है, तो उत्पादन लागत में आप देखेंगे कि मूल लागत लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे आप, मूल लागत लिखेंगे। मूल लागत लिख के उसके बाद कारखाना लागत देखेंगे, कारखाना लागत प्लस आप देखेंगे कार्यालय ऊपरी व्यय। क्या देखेंगे आप, कार्यालय ऊपरी व्यय देखेंगे। और यहाँ पर यह बताया कि मूल लागत कितनी है, 50,000 तो है आपकी मूल लागत, ठीक है, प्लस आपकी कारखाना लागत कितनी है, 70,000 रुपये आपकी कारखाना लागत है, प्लस आपकी जो ऊपरी व्यय यहाँ पर कहा है, कार्यालय व्यय का, कारखाना व्यय का, किसका, कारखाने व्यय का 50%। कारखाना व्यय कितने हैं, 70,000, तो 70,000 का आधा 35,000 हो जाएगा, तो 35,000 ये हो गया। अब इनका टोटल कर लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, 70, और ये 1,20,000 और 1,55,000। तो क्या आंसर आना चाहिए, 1,55,000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1,05,000, 1,55,000। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन पहले भी काफी बार आ चुका है। वैसे इसका आप देखेंगे तो इसका आंसर जो दिया है वो फोर्थ दिया हुआ है, गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 1,55,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको करेक्ट कर लेते हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट होगा, सुरक्षा सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, डिक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को कम करके, या इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, या डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देंगे तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मैनेजर को, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके जैसे वैसे मैंने प्रैक्टिस सेट में कराए हैं। यदि आप मेरी एच टेट की अभी तक नहीं देखा, तो एच टेट में मैंने क्या कराया है, एच टेट की प्रिपरेशन में। देखिए अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी की तैयारी करने के लिए आप मेरी एच टेट की वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको टोटल ये सब कुछ कराया हुआ है। तो देखिए यहाँ कहा है कि मैनेजर का कमीशन देना है, और वो भी शुद्ध शुद्ध लाभ का 5%। कमीशन भुगतान किया जाता है, वो भी क्या है, गणना करने के बाद, कमीशन की गणना करने के बाद। ठीक है, जब भी कहे ना कि आ मैनेजर पेड कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर कैलकुलेटिंग कमीशन, या आफ्टर कैलकुलेटिंग हिज कमीशन, उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट को, हम नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5% कह रहा है, और अपॉन में 105 लिखेंगे, मतलब इस 5 को ऐड करके। 10% कहता तो 10/110 लिखते, क्योंकि इसने कहा है कि जो भी कमीशन है उसमें से पहले जो भी प्रॉफिट है उसमें से कमीशन दे दो मैनेजर को, अब जो बचा उसका कमीशन देना। अब हमें तो यही नहीं पता अभी कि कमीशन देना कितना है, तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले को लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये 40,000 आपको profit दिया है ना, ये प्रॉफिट जो दिया है, अभी इसमें से माइनस होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ कम करने हैं, कितने हैं, 29,000
500, तो 29,500 आपको सेलिंग कम करने हैं, तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे आपके 10,500। तो नेट प्रॉफिट भी और 10,500 है, तो 10,500 लिखते हैं इंटू 5 और अपॉन 105। ठीक है, तो इसको कट करते हैं तो वन जा आ जाएगा, तो 100 और 500, तो आंसर क्या आ रहा है करेक्ट? 500। और जबकि 500 आपके 500 इसमें आंसर नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? 500 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आपको 500 ही लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 ही लिखना है, मैं यहाँ से कोई ऑप्शन चूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये कहता कि हाँ आप, वो केवल ये कहता है कि कमीशन देना है 5% शुद्ध प्रॉफिट का, तो फिर तो मैं निकाल देता यहाँ पर 10,500 को 5%, फिर यहाँ 100 ना करके क्या करता मैं सीधा, फिर यहाँ करता 10,500 का 5%, तो उसमें सीधा 525 आ जाता। लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना, क्योंकि इसने कहा है कमीशन देने के बाद, मैनेजर को कमीशन की गणना के बाद शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन भुगतान करना है। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह से ही होगा और 500 रुपये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, साझेदार को उनके द्वारा दिए गए फर्म के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। देखिए, या तो जो आपकी पार्टनरशिप डीड होगी वो पार्टनरशिप डीड बताएगी कि कितना देना है, और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड दी हुई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो पार्टनर्स का लोन होता है, जो साझेदार लोन देते हैं, तो उस लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। अब यहाँ पर एनम तो वर्ड लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी क्या है कि आपको 6% इंटरेस्ट ही देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, सेकंड होगा, मतलब 6% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, औसत लाभ दिया हुआ है 20,000, सामान्य लाभ दिया है 5,000, ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्षों के किराए के आधार पर पूछ रहा है। अब आपको पता है अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको भी याद होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 20,000 रुपये। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 5,000 रुपये। यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। ये है आपका सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के 3 वर्ष के किराए पर कह रहा है, तो इसमें 3 की क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी गुडविल कितनी आ जाएगी? तो गुडविल आ जाएगी आपकी 3 इंटू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 15,000 है, और 15,000 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45,000। तो आंसर आपका क्या सही होगा? फोर्थ आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाभ बिक्री का 50% है, तो लागत का कितना होगा? देखिए, मैंने आपको बताया है दोनों में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है 50%, और 50% को आप लिख सकते हैं 1/2 ऑन, 1/2 ऑन किसका? बिक्री का, मतलब सेल का। तो यहाँ पर 1/2 सेल का है, और आपको बताना है कॉस्ट का। तो 1/2, देखिए, सेल में और बिक्री में जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसको एक कम कर देते हैं, किसमें? कॉस्ट में, और सेल में ज्यादा कर देते हैं। तो जब कम करोगे तो क्या आएगा? 1/1, तो 1/1 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर दिया प्रतिशत में, अब आप 1/1 का जब प्रतिशत बनाएंगे, तो 100 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 100% आपका करेक्ट आंसर ही आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है, निर्णय प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य होता है, क्या सबसे पहले उसको निर्णय लेना पड़ता है? क्या ये कथन सही है? ये कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो कार्य होता है क्या? निर्णय प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, जो कार्य प्राथमिक होते हैं उसमें पूछा गया है। प्रबंध निर्णय की प्रक्रिया है, प्रबंध जो होता है वो निर्णय की प्रक्रिया होती है, या निर्णय तथा निर्णय दोनों एक ही है, या परिसीमित विक्रेता हार्वेस्ट एंड साइमन की देन है? तो सही आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा, क्योंकि निर्णय और निर्णय दोनों ही अलग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतम अनुशासन कहाँ पर होता है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो सही समीकरण होगा आपका विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास। नेक्स्ट देखते हैं। सहसंबंध गुणांक होता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, मतलब -1 से आपका +1 तक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं।
सहसंबंध गुणांक का धनात्मक चिन्ह तब होगा जब, कब होगा, जब x और y दोनों ही बढ़ रहे हों, दोनों चर में वृद्धि हो रही हो। प्रतिगमन विश्लेषण का मापन करता है, तो प्रतिगमन किसका करता है? x और y श्रेणियों के बीच सह विचरणता की परिणाम का आ, मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ पर काटती हैं? ये x और y के मध्य बिंदु पर काटती हैं। ऋतुनिष्ठ विचारक को उत्पन्न करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या में वृद्धि, फैशन परिवर्तन, समाज परिवर्तन, तकनीकी सुधार। तो सही आंसर होगा मौसम और सामाजिक रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालोत्क्रमण परीक्षण की संतुष्टि तब होती है जब, कब होती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। P10 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए यहाँ पर ये कमी है क्वेश्चन में, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये है आपका आ, एक मिनट, इसको सही कर देता हूँ। तो आंसर अब करेक्ट होगा, क्योंकि P1 इंटू P10 इजिकल टू 1 होता है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? सही आंसर होगा आपका सी, मतलब 3 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तयोजन किया जाता है, तो डेलीगेशन इज डन फंक्शनल, फंक्शनल फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन है, या डिसीजन मेकिंग फंक्शन है? प्रत्योजन किया जाता है क्रियात्मक कार्यों के लिए, समुच्चय संबंधी कार्यों के लिए, नियंत्रण संबंधी कार्यों के लिए, निर्णय संबंधी कार्यों के लिए। तो फर्स्ट होगा क्रियात्मक कार्यों के लिए, फंक्शनल फंक्शन के लिए। करेक्ट आंसर है आपका क्रियात्मक कार्यों के लिए, मतलब फंक्शनल फंक्शन के लिए। वैसे मैनेजमेंट का भी होता है, लेकिन मैनेजमेंट में जो फंक्शनल फंक्शन होते हैं उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, ऋण पत्रों पर कटौती पर निर्भर किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ये वास्तविक संपत्ति है, अवास्तविक संपत्ति है, या स्थायी संपत्ति है, चालू संपत्ति है? तो ये होगी आपकी अवास्तविक संपत्ति, मतलब इमोरेबल एसेट्स होगी। रियल एसेट नहीं कह सकते, फिक्स एसेट नहीं कह सकते, करंट एसेट नहीं कह सकते, इसको फिक्टिशियस एसेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में ही इसको आप शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे आपको लॉस हो जाता है तो उसको भी आप एसेट साइड में ही दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये आपका क्या होता है, इसको आप फिक्टिशियस एसेट मानकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता, समूल्य पर, प्रीमियम पर, कटौती पर। तो देखिए कंपनी के जो पूर्वाधिकार अंश है उनको कटौती पर शोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्य शब्द में सम्मिलित होते हैं, तो जो बिल से ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में आपके दो होते हैं, आपके डेटर्स होते हैं और साथ में आपके बिल रिसीवेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ट्रेड डेटर्स ओनली, ट्रेड डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तीसरा आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसमें प्रबंध को कर्ता कहा जाता है। तो ये संयुक्त हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला प्रबंध है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हेराल्ड कुंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन में सम्मिलित क्या है? उद्देश्य, नीति, व्यूह रचना और उपयोग सभी। तो ये सभी शामिल होते हैं किसमें? नियोजन में। प्लानिंग में ये सभी आ जाते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी और आपकी पॉलिसी क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है हस्ताक्षर के नमूने हेतु, डाक टिकट हेतु, आगमन एवं, तो ये देखिए सिंपल है आपका, डाक टिकट हेतु ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइलिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो फाइलिंग का उद्देश्य होता है ये सभी, मतलब पत्रों का छांटना भी है सही प्रकार से, उनका रख रखाव भी है, और ऐसे रख रखाव करना है कि उनको शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्षद अंतर्नियम संबंधित स्थापित करता है, तो किस में करता है? पार्षद अंतर्नियम मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। तो ये किसके संबंध बताता है? ये संबंध बताता है कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच एवं कंपनी के सदस्यों में परस्पर। और जो बाह्य जगत से बताता है संबंध, वो बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटर्नल मैनेजमेंट, और इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, AOA को। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं आपका डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है,
वो क्या है? तो वो है एकल व्यापार। इसके लिए कोई स्पेशल अधिनियम नहीं बनाया गया है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। अगर राष्ट्रीय आय होती है तो पूंजी निर्माण भी होगा। पूंजी निर्माण हो रहा है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। व्योपर नहीं, विदेशी आय बचतों पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है तो भारत में जो करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का मापन का आधार वर्ष क्या है? देखिए, अब आधार वर्ष क्या है? ये तो उस समय की बात है जब आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब कौन सा है आधार वर्ष? वर्तमान में चल रहा है 2011 और 12। तो अब आंसर ये होगा, उस टाइम पर सेकंड था, तो अब 2011-12 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा सम सीमांत उपयोगिता का नियम के नाम से नहीं जाना जाता है? उसके नाम से कौन सा नहीं जाना जाता? तटस्थता का नियम। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो सही संबंध क्या होगा? जो आपका माध्य विचलन होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का होता है वो आपका 4/5। 4/5 ये आपको याद रखना है। तो आंसर आपका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रमाप विचलन हमेशा विस्तार होता है किसका? कम। प्रमाप विचलन हमेशा विस्तार जो होता है विस्तार से ये कम होता है, ज्यादा होता है, ये हमेशा कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, हमेशा कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था आपका मियो ने, एल्टन मियो ने। पिछले पेपर में भी मैंने बताया था। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा 10,000 का प्रारंभिक व्यय घटकर 5,000 रुपये हो गया है। तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे की बात करें, यहाँ 10,000 का जो व्यय था प्रारंभिक व्यय, अब वो घटकर 5,000 का हो गया है। इसका मतलब क्या है? आपने परिचालन से लाभ में समायोजन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय नागरिक जो कि रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी होने के लिए उसे भारत में कम से कम कितने दिन रहना पड़ेगा? उसको 182 दिन रहना पड़ेगा। आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ, तो वो कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। कृषि फार्म में मैनेजर को मिलने वाला वेतन जो होता है वो कृषि आय से माना जाता है। मैनेजर को मिलने वाला, कृषि फार्म के जो मैनेजर है उसको मिलने वाला वेतन जो होता है वो वेतन से आय में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री किससे अधिक हो। तो उस समय क्या थी? उस समय का आंसर क्या था? 40 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 4-5 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? तो बात 4-5 की करें तो आगे मतलब कर लगेगा उस पर। कर किस में लगेगा? उस पर 3-4 में उस पर कर लगेगा। 3-4 का कर निर्धारण वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में असाधारण निवासी कौन हो सकता है? तो असाधारण निवासी हो सकता है भारत में हिंदू अविभाजित परिवार। तृतीय चतुर्थ Q3 का मान किसके बराबर होता है? तो Q3 का मान होता है आपका क्षेत्र व शतमक के। नेक्स्ट देखते हैं। 200 पदों का मध्य 48 है तथा प्रमाप विचलन 3 है, तो इन पदों का योग कितना होगा? इसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा dx² और अपॉन n। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा दिस, मतलब सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग थी, तो इसको आपको आज के अनुसार करना है। इसको अब याद, आज के रेफरेंस में आपको याद करना है कि आज भारत की जनसंख्या कितनी है, और आज के रेफरेंस में हो जाएगा 146 करोड़। तो 146 करोड़ भारत की जनसंख्या है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर, वहां पर क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। इसके बाद फिर ऋणात्मक हो जाएगी। प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ओलिवर सेल्डन। नियोजन के कार्य को अलग करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था F.W. टेलर ने, कि जो है आपको नियोजन प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए और फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। इसमें उसने 4-4 क्लर्क बनाए थे और 4-4 यहाँ पर उसने बॉस बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान, नियोजन, संगठन, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हेनरी फिनोल के द्वारा। निम्न में से किस वर्ष में औद्योगिक नीति प्रस्ताव घोषित नहीं हुआ? तो जो घोषित नहीं हुआ था वो था आपका
1979 में कोई भी प्रस्ताव घोषित नहीं हुआ था। अंशों के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, अंशों के आपके दो प्रकार होते हैं। एक आपका पूर्वाधिकार अंश होते हैं और एक समता अंश होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो एक आपके प्रीफरेंशियल शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जून 2000 को। नेक्स्ट देखते हैं, या हु हैज प्रोपेंडेड द मोटिवेशन थ्योरी? मोटिवेशन थ्योरी, अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठेकों पर सोपान धारा निम्नलिखित में से किससे संभावित परिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है सामग्री, श्रम व अन्य व्ययों के मूल्य में। व्युनिष्ठ माध्य तथा माध्यिका में सही संबंध कौन दिखाता है? तो सही संबंध दिखाता है आपका माध्य बड़ा होता है माध्यिका से, और माध्यिका बराबर होती बड़ी होती है भूनिष्ठ से। मतलब ये होता है मीन मीडियन मोड। बिन पत्रक को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है स्टार्क पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। धारा 205 2A के अनुसार कंपनी को कम से कम राशि संचय में हस्तांतरित करने अनिवार्य है। तो ये अब आपको देखना है अब कितनी है, आपके अनुसार कितना दिया हुआ है। लाभ की कितना है, उस समय क्या था, ये आपका थर्ड था 10%। नेक्स्ट देखते हैं, सम्मेलन से पूर्व, सम्मेलन से पूर्व की अगर बात करें तो करते समय संचालन व्यय को विभाजित किया जाता है। तो जब सम्मेलन से पूर्व के जो लाभ होते हैं उनको जो किया जाता है, उनको किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट रेशो के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करदाता की कृषि आय उनकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ी जाएगी जब, तो उस समय पर क्या था, ये अब चेंज हो गया है। उस समय पर क्या था, अगर कृषि आय 5300 रुपये से अधिक तथा गैर कृषि आय 50,000 से अधिक हो। अब तो ये चेंज हो गया है, आपको आपके रेफरेंस में इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किसने किया था? प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो प्रक्रिया के रूप में बताना है, मैनेजमेंट हैज, ये किसने किया था? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका थियो हेमन। थियो हेमन, जो कि यहाँ पर आयोग ने नहीं दिया था, थियो हेमन। आपको याद रखना है, थियो हेमन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिवालिया वह व्यक्ति होता है, दिवालिया कौन होगा जो अपने ऋणों का भुगतान न कर सके? अविलंबित दायित्व एक एक दायित्व है अविलंबित। कंटीजेंसी लायबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंसी लायबिलिटी होती है विच इज नॉट प्रेजेंट बट विल अकर इन द फ्यूचर, जो अब नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। विच कैन बी पेड, अकर, नॉन अकर, डिपेंड ऑन सम फ्यूचर इवेंट। देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका थर्ड। सही आंसर क्या होगा? थर्ड। एक ऐसी हुज अक्रेंस और नॉन अक्रेंस डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर इवेंट्स पर, एक ऐसा दायित्व जो फ्यूचर, मैं इसको सही कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ऐसी घटना जो आपके फ्यूचर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसी लाइबिलिटी, ऐसा तगादा जो आपका फ्यूचर में बन भी सकता है, नहीं भी। ये किसी घटना पर डिपेंड होता है। जैसे आपके कोर्ट में केस चल रहा है, किसी कस्टमर ने आप पर केस किया हुआ, अगर आप केस हार जाते हैं तो आपको लाइबिलिटी बन जाएगी, आपको हो सकता है हर्जाना देना पड़ जाए, और कितना देना पड़ जाए ये भी पता नहीं होता है। तो ये क्या होती है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है, जिसका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार दे लें। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि भूमि से प्राप्त किराया जो होगा उसको क्या बोलेंगे आप? तो उसको आप कृषि आय ही कहेंगे। एक व्यक्ति जो आधार शर्त तथा एक अतिरिक्त शर्त को पूरा करता है वह होता है, आधार शर्त को भी पूरा कर रहा है और एक एक अतिरिक्त शर्त को भी पूरा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो निवासी है। ये तो निवासी की डेफिनेशन है। इनमें से कौन सा कार्यालय प्रबंधन का तत्व नहीं है? तो प्रबंध का जो तत्व नहीं है वो आता है विपणन, मार्केटिंग। ये मार्केटिंग आपका प्रबंधन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित तो होते हैं, तो एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होते हैं वो लाइन अधिकारी और लाइन ऑफिसर में ही होते हैं। स्टॉक का नगद विक्रय चालू अनुपात को बढ़ा देता है, घटा देता है? देखिए, स्टॉक का आप नगद कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका कैश तो बढ़ जाएगा लेकिन आपका स्टॉक कम हो जाएगा, तो करंट एसेट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अप्रभावित रहने वाला है आपका चालू अनुपात, क्योंकि उसमें करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी होती है, और करंट लाइबिलिटी कम नहीं होगी, एक लाइबिलिटी हट, सॉरी, करंट एसेट ना कम होगी, क्या हो जाएगा, हाँ, इसमें करंट एसेट, एक एसेट दूसरे एसेट का स्थान ले लेगी और कुछ नहीं होगा। प्रबंध के निम्नलिखित निम्नलिखित जो कार्य है किस तरह से संपन्न होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले
नियोजन होता है, उसके बाद आपका संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद आपका डायरेक्टिंग होता है और देन लास्ट में आपका कंट्रोलिंग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ए डी बी। सी ए डी बी, फर्स्ट आपका आंसर ए ही करेक्ट होगा। सी ए डी बी, सी बी यही कह रहा है, सी ए, अच्छा सी ए डी बी, ये मैंने गलत कर दिया है। अब सही होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सॉरी, यहाँ सी नहीं करना है मुझे, मुझे करना है सी, यहाँ पर सी सही हो, सी ए डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक संगठन का प्राचीन स्वरूप क्या है? तो सबसे प्राचीन स्वरूप, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एकल व्यापार होता है। कर निर्धारण वर्ष 6-7 के लिए एक व्यक्ति से आय वैधानिक कटौती की राशि क्या होगी? वेतन से उसके 3 लाख रुपए से अधिक है। तो ये बदल भी सकता है क्योंकि ये होता है समय के अकॉर्डिंग, पहले उस टाइम समय पर 30,000 थी। अब आप देख लेंगे क्या होगी। धारा 80 L की कटौती को समाप्त कर दिया गया है। तो क्या इसको समाप्त कर दिया, समाप्त भी कर दिया गया और फिर जोड़ भी लिया गया। तो ये कब समाप्त कर दिया गया था? जब 2003-4 से। लागत लेखांकन किस पर आधारित होता है? तो ये लागत लेखांकन आधारित होता है आपका दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अनुपात की जांच होती है, जो क्विक रेशो की बात हो रही है, तो इसको क्यों देखा जाता है? तो तरलता के लिक्विडिटी देखा जाता है और इसका दूसरा नाम एक लिक्विड रेशो भी होता है, इसका नाम एसिड टेस्ट रेशो भी इसका नाम होता है। ठीक है, ये देखा जाता है तो ये तरलता बताता है, लिक्विडिटी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संपत्ति पर ह्रास लगाया जाएगा? पशु पर, चाय के पौधे पर, व्यापार की ख्याति पर या पेटेंट पर? देखिए उस समय क्या था, ख्याति पर लगाया जाएगा। देखिए उस समय क्या था, क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीटेड होते थे, बहुत ज्यादा रिपीटेड होते थे, और ये यूपीएमआईडी है, तो आप इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करके जाएं। एक सांसद का वेतन किस शीर्ष में कर योग्य होएगा? कि सांसद का अन्य साधनों से आय के रूप में क्या होगा? ये कर योग्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आयकर धारा की किस धारा के द्वारा धारा करदाता को परिभाषित किया गया है? तो वो किया गया है आपका 245 के अनुसार। लाभांश तब देय होता है जब जब संचालकों के द्वारा तो संतुति हो जाए और अंश द्वारा द्वारा उसका अनुमोदन हो जाए। मतलब ये डिक्लेयर कर दें और ये इसको क्या कर दें, ये इसको परमिट कर दें, तो ये फाइनल कर दें शेयर होल्डर। ठीक है, ये प्रूव करेंगे, रिकमेंडेड करेंगे डायरेक्टर, और ये अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर। तब मिलता है लाभांश। ये लाभांश को कम तो कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको प्रपोज डिविडेंड में इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी की कमी हेतु अनुमानित आवश्यकता होती है। अगर आपको पूंजी में कमी करनी है, आपको कैपिटल में आपको कमी करनी है, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो ये देखिए, ये पूछा गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की 6 क्लोज होती हैं, नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, और वहीं पर आती है आपकी पूंजी क्लोज। तो उसी में पूछ रहा है कि अगर उसको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसमें पूंजी निर्गमन नियंत्रण की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। लेखा प्रमाण 14 के अनुसार प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय होगा। तो आंसर आपका दूसरा, ऋणपत्र या लेनदार को। लाभ बिक्री का 25% है, तो लागत का कितने प्रतिशत होगा? मैंने आपसे कहा था कि इसको आप किस में लिख लेंगे, उसमें लिख लेंगे अपॉन में, फ्रैक्शन में। तो आपने देखिए इसको फ्रैक्शन में लिखा, तो ये आ रहा बिक्री का मतलब सेल का, और आपको बताना है कॉस्ट का। तो कॉस्ट का क्या हो जाएगा, एक कम कर देंगे, यहाँ जाएगा आपका कॉस्ट। अब यहाँ पर इसको प्रतिशत में बताना है, तो 1/3 इंटू 100 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 33.33। इसका मतलब फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कारखाना ऊपरी में 70,000 और जिसका 70% बिक्री तथा परिवर्तित होता है, इसके साथ स्थिर भाग की राशि कितनी होगी? तो यहाँ पर कह रहा है 70%, कह रहा है 70% तो बिक्री के साथ परिवर्तित होता है, तो स्थिर भाग कितना होगा? 30%। तो 30% कितना हो जाएगा आपका? 21,000। तो 21,000 आपका ये हो जाएगा अस्थिर भाग। हरित अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। तो अगर लाभ होता है तो उसको आप कहाँ पर हस्तांतरित करेंगे? लाभ मतलब उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, पूंजी संचय में उसको ले जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में इसको कैपिटल रिजर्व भी कह देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक नए प्लांट की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट किया जाएगा, तो प्लांट के अकाउंट में ही उसको डेबिट करेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्या बताया था मैंने परसों के पेपर में, आपको लास्ट पेपर में उसमें बताया था कि जब तक कोई प्लांट आप खरीद के ला रहे हो, उसको लाना, ले जाना, स्थापित कराना, रिपेयर कराना, जब तक वो चालू ना हो जाए, सब कुछ कहाँ डेबिट होगा? प्लांट में ही डेबिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
अग्रिम प्राप्य आय होती है, एक संपत्ति होती है, आय दायित्व होता है। तो एक दायित्व होता है, आपको एडवांस में आय मिल गई है, आपने काम नहीं किया है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? रिसीव्ड बट नॉट अर्न। एक ऐसी इनकम जो रिसीव्ड होगी, अर्न नहीं की है, तो आपकी लाइबिलिटी होगी। क्षतिपूर्ति अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती हैं, तो किसके मिलान को करती हैं? तो ये किसी को भी नहीं करती हैं, क्योंकि क्षतिपूर्ति अशुद्धियां कौन सी होती हैं? ये होती है एक ऐसी गलती, ये ऐसी गलतियां होती हैं जो एक गलती दूसरे गलती के प्रभाव को नल्लीफाई कर देती है, खत्म कर देती हैं। तो इनको बोलते हैं आपका क्षतिपूरक अशुद्धियां। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता? देखिए, सदस्यों को बोनस अंक अंश दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फुल्ली पेड अप कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित कर सकते हैं, लेकिन सदस्यों को लाभ के रूप में इसको नहीं बांट सकते। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को तो आंसर फोर्थ ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सतत सामग्री, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट। सतत सामग्री जात निम्न में से किसका अंग है? तो निरंतर पद्धति, ये निरंतर सूची पद्धति का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सामग्री आवर्त अनुपात किसके साथ संग्रहालय में उपलब्ध सामग्री की औसत मात्रा के अनुपात को दर्शाता है? सामग्री आवर्त अनुपात, तो ये दर्शाता है आपका, इनमें से कोई नहीं है आंसर, इनमें से कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब फोर्थ आपका करेक्ट होगा। अर्जन प्रतिफल अनुपात प्रति आय तथा इस किसके संबंध दर्शाता है? अर्जन प्रतिफल अनुपात प्रति अंश आय तथा किसके? तो जो आपका अर्जन प्रतिफल है, रिटर्न ऑफ अर्निंग है, वो रेशो रिलेशन दिखाता है। एक तो अर्निंग पर शेयर, और दूसरा क्या है? तो दूसरा होता है इक्विटी कैपिटल के साथ, इक्विटी कैपिटल के साथ दिखाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पूर्वानुमान का सिद्धांत नहीं है? तो वो है साम्यवाद का सिद्धांत। बाकी सभी आते प्रिंसिपल ऑफ असाइलमेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि औसत वसूली 15 दिन दी हुई है और पुस्तकें प्राप्ताएं 45 दिन दिया है, तो कुल उधार बिक्री क्या होगी? तो देखिए, जब आप औसत अवधि निकालते हैं, एवरेज पीरियड निकालते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? प्राप्ताएं लिखते हैं, और इनटू आप लिख देते हैं 15 दिन लिख देते हैं यहाँ पर, और इधर लिख देते हैं 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब क्या पूछा है यहाँ आपसे? अब यहाँ आपसे उल्टा बिक्री ही पूछ लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ दिन तो यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा बिक्री यहाँ होता है, सॉरी यहाँ बिक्री होता है, तो बिक्री यहाँ चला जाएगा। तो अब ये आ जाएगा आपका 45,000 इंटू 360, अपॉन में आ जाएगा आपका 15, डिवाइड कर लेंगे और इसकी फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 6 8, और 8 आपका 1 में ही आ रहा है बस, और कहीं नहीं। नेक्स्ट। स्थिर लागत 4 लाख, लाभ 2 लाख, लाभ मात्र अनुपात 40% है, तो बिक्री कितनी होगी? तो स्थिर लागत दी हुई है आपको, फिक्स कॉस्ट दे दी है, और लाभ मात्रा अनुपात दे रखा 40%, और लाभ दे रखा है आपका 2 लाख। तो कितना हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, सेल पूछ रहा है, तो सेल का यहाँ फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो कि दिया हुआ है आपको, और होल अपॉन होता है आपका, होल अपॉन होता है आपका पीवी रेशो, पीवी रेशो। ठीक है, तो ये पीवी रेशो, इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? फिक्स कॉस्ट क्या दी हुई है? 4 लाख दी हुई है, और 2 लाख दिया हुआ है लाभ, तो ये कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 लाख, और नीचे पीवी रेशो कितना है? 40%। तो यहाँ पर 100 की और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, क्योंकि परसेंट है तो परसेंट हटाने के लिए। अब आप 0 से 0 कट कर देंगे, और 60 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 15 के साथ, देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 15 के साथ 0, और ऑप्शन है नहीं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखना आप। विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं? कह रहे हैं किस बेसिस पर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं? तो किस बेसिस पर किए जाते हैं? परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, रेट ऑफ पर यूनिट, या नन ऑफ दीज? तो रेट ऑफ पर यूनिट पर किए जाते हैं, कि हर एक एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होती है? अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा, पुनः आदेश स्तर,
या इनमें से सभी। तो पुनः आदेश स्तर जो होता है, तो इसके निर्धारण करते समय सबसे ज्यादा उपयोगी होती है सामग्री उपभोक्ति दर। नेक्स्ट देखते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कितने कम टाइम में मैंने आपको ये करा दिया है। लागत प्लस ठेका उन दशाओं में लागू होता है जहां पर अग्रिम शुद्ध लाभ की गणना संभव नहीं होती है। सांख्यिकी पूर्वानुमान किया जाता है बिना किसी मान्यता के, इस मान्यता पर कि अन्य बातें समान रहे, या इस मान्यता पर कि जो भूतकाल में हुआ था वो भविष्य काल में भी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि जो पहले हुआ था वो अब भी होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सही। थर्ड आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि क्या करना है? क्या करना है? तो ये पॉलिसी बताएगी, स्ट्रेटेजी बताएगी, प्रोसीजर बताएगा, ऑब्जेक्टिव बताएगा। तो ये बताता है पॉलिसी में आप बनाते हैं कि आपकी पॉलिसी नीतियाँ क्या होंगी, क्या करना है वो बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायी संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो श्रम विभाजन का सिद्धांत व्यवसायी संगठन का सिद्धांत नहीं होता है। इसमें से सूत्र नहीं है। निम्नलिखित में से आपको अपना आंसर देना है, कौन सा सूत्र करेक्ट नहीं है। आप देख लीजिए, आपसे कितने सारे फॉर्मूले पूछ लिए गए हैं, तो एक कौन सा दूसरा ही ऐसा है जो किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। केंद्र आर्थिक समस्याओं की जननी है। असीमित आवश्यकताएं, साधनों की वैकल्पिक उपयोग, दुर्बलता, या इनमें से सभी। तो ये साधनों का जो वैकल्पिक उपयोग है, ये केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है। वैसे दुर्बलता, स्केर्सिटी भी क्या होती है? केंद्रीय समस्याओं की जननी होती है, लेकिन आंसर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ था। प्रबंध का आशय निर्णय में है, किसने कहा? तो ये जो कहा था, ये कहा था सर मुर्रे ने। ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है। तो डेप्रिसिएशन टेक्स इनटू अकाउंट संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को कहते हैं, संपत्ति में उपयोगिता में होने वाली कमी को, या संपत्ति के प्रचलन में होने वाली कमी को, या संपत्ति के टूट फूट होने वाली कमी को। सही होगा संपत्ति के ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी। ऑप्शन पहला ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। साझेदारी फर्म को एकीकरण होने पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन होने पर लाभ जो होता है उसको कहाँ पर बांटते हैं? देखिए, अगर लाभ हो रहा तो क्रेडिट होगा, और कहाँ पर होगा? साझेदारों के पूंजी खा साझेदारों के पूंजी खाते में नहीं, 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 लाभ नियोजन का क्रेडिट होगा। कहाँ होगा? साझेदारी फर्म का एकीकरण होने पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन। फर्म आर अमालगमेशन द प्रॉफिट अराइजिंग। तो सही आंसर होगा यहाँ पर टू, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अमालगमेशन की। ठीक है, लेकिन अगर पुनः मूल्यांकन होता एसेट और लाइबिलिटी का, तो उसको कहाँ पर क्रेडिट करते? उसको क्रेडिट करते रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अगर कोई नया पार्टनर आता जाता, डेथ हो जाती पार्टनर की, तो उसको रिवोल्यूशन में लेके जाते हैं। ये अमालगमेशन की पूछ रहा है। क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है स्टॉक की 72,000। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ है 63,000। एक्चुअल लॉस ऑफ द स्टॉक है आपका 54,000। तो पॉलिसी हैड द एवरेज क्लोज, फाइंड द अमाउंट ऑफ द क्लेम। तो आपको क्लेम का कितना अमाउंट होगा वो बताना। तो इसके लिए आपको मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है। आपको देखना है दावे की राशि कितनी है। क्या देखना? दावे की राशि आखिर है कितनी। तो दावे की राशि के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। जो पॉलिसी है उसकी राशि, जो आपने पॉलिसी कराई है उस पॉलिसी की राशि लिखेंगे। पॉलिसी की राशि, पॉलिसी की राशि इनटू जो आपने वास्तविक हानि हुई है, जो आपकी वास्तविक हानि हुई है उसको लिखेंगे। और अपोन में लिखेंगे आप अंतिम रहतियां हैं कितने की, अंतिम रहतियां हैं कितने की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए, ये दिया हुआ आपका 54,000 इंटू, और हानि जो हुई है आपको कितने की है? स्टॉक इतना, अमाउंट ऑफ फायर इंश्योरेंस इतना, द क्लोजिंग स्टॉक इतना, एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो है आपका 54,000 का है। और यहाँ पर 63 क्या है? पॉलिसी कितने की थी? वो थी आपकी 63 की। ठीक है, 63,000 की। और अपोन में अंतिम स्टॉक कितना है? 72,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर लेते हैं। और 18 3 54, 18 चौक 72।
4 से 3000 को काट देते हैं तो ये आ जाएगा 7.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 47.25। तो आंसर आपका क्या सही होगा? आंसर होगा आपका फोर्थ सही होगा। तो आप देखिए कितने कम समय में मैंने आपको जल्दी से आपका क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये, कि देखिए आपको कितना ज़्यादा समय बचाया है। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, और जल्दी ही हम मॉक टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं। चैनल पे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब बहुत कम है और वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलती जा रही है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।